हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार प्रजापति आप लोगों के समक्ष सीटेट क्लास लेकर आया हूं जो हिंदी सब्जेक्ट का है। पेपर 1 और 2 तो दोनों में यह आवश्यक है, हिंदी पढ़ना एकदम आवश्यक है। जो लोग हिंदी लिए होंगे, हिंदी के लिए आवश्यक है हिंदी पढ़ना। तो चलिए हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हिंदी पढ़ना। पेपर 1 और पेपर 2 आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 हम स्टडी 99 हमारा चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर कर दें। जो भी लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं कृपया उन्हें शेयर जरूर कर दें। आज हम लोग हिंदी के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, प्रश्न हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं। थ्योरी हम लोग देखते हैं कि इसमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, घंटी अवश्य बजाएं कि अगला जो भी सब्जेक्ट आएगा वो आप लोगों को मिलते रहेगा। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं भाषा हिंदी। आप लोग जानते हैं भाषा हिंदी क्या है, इसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं भाषा हिंदी। भाषा हिंदी में आप लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा भारत की भाषा है। आप लोग जानते हैं हिंदी भाषा में हिंदी भारत की एक राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। यह राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, यह राज्य भाषा है। ठीक है, ये राज्य भाषा है, आप लोग बखूबी जानते होंगे। ठीक है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो आज यह जान लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, तो हिंदी हिंदी भारत की राज्य भाषा है। हिंदी राज्य की मतलब राज्य भाषा है किसकी? हिंदी भारत की एक राज्य भाषा है और ना कि राष्ट्रभाषा। इसे राष्ट्रभाषा नहीं कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे? राज्य भाषा कहेंगे। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। आप लोग जानते हैं वह कौन कौन भाषा है? असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोनकी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, ओडिशा है, पंजाबी, संस्कृत भाषा, सिंधी भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, उर्दू भाषा, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये भाषा है। टोटल 22 भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। यानी कि यह भारत की भाषा है, लेकिन यह एक प्रशासनिक सहयोग की भाषा है, प्रशासनिक सहयोग की भाषा है। आगे देखिए शास्त्रीय भाषा। अब शास्त्रीय भाषा क्या है उसको देखते हैं। तमिल, ये शास्त्र की भाषा है। आप लोग देखते होंगे शास्त्र कहीं तमिल में जाइएगा तो जो भी ग्रंथ पढ़ने का होता है उसमें तमिल में पढ़ा जाता है। अपने उत्तर भारत में संस्कृत में पढ़ा जाता है, कन्नड़ में, तेलुगु में, मलयालम और उड़िया में। ये सभी क्या है? शास्त्रीय भाषा, यानी कि शास्त्र का भाषा है ये सब। अब आगे रिट, RTE मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए करता है। जो RTE मातृभाषा के माध्यम है उससे अधिगम यानी कि लर्निंग अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए करता है। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे भाषा शिक्षा की अवधारणा। भाषा शिक्षा की अवधारणा हम लोग देखेंगे। अब भाषा शिक्षा की अवधारणा, भाषा जो शिक्षा की अवधारणा है वह चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना है। वह चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना है। बोधगम्य निवेश है, बोधगम्य निवेश यानी बोल बोल के पढ़ना। उसके बाद सकारात्मक पुनर्बलन है, यानी कि सकारात्मक रूप से पुनर्बलन, पुनः उसको बोल बोल के पढ़ना। अब देखिए भाषा अधिगम एवं अर्जन। भाषा अधिगम यानी कि भाषा लर्निंग और उसका अर्जन कैसे करते हैं उस वो है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे भाषा अर्जन किसे कहते हैं। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने पास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। यह एक प्राकृतिक भाषा है। ठीक है,
भाषा अर्जन आप लोग समझ गए। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरे का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। ठीक है, यही हमारा भाषा अर्जन है। अब देखिए भाषा अर्जन के बाद भाषा भाषा अर्जन भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है, यानी कि परिवार में सीखता है और दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। कोई बोलता है तो उसको सुन के वो बोलता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि इसके लिए कोई भी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होता है। यह अपनी मातृभाषा यानी कि घर की भाषा होती है या क्षेत्र की भाषा होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब चलिए भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। पहला बिंदु है भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। दूसरा, इनमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप घर में कोई भी भाषा बोलते होंगे, माता पिता बोलते होंगे, तो उनको सुन के आप बोलते हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। आपको कोई भी चीज बोलना है बचपन से ही, तो बच्चे को देखते होंगे बचपन से क्या करता है, अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ को देखकर, सुनकर वह आगे भाषा को बोलता है। अब आगे भाषा अधिगम भाषा लर्निंग यानी कि लैंग्वेज लर्निंग, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। तो देखिए अधिगम का तात्पर्य, लर्निंग का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम यानी कि अगर भाषा अधिगम करने जाएंगे, नियम और व्याकरण का उपयोग किया जाता है। यह भाषा अधिगम क्या है, स्कूल की भाषा है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जाना जाता है। इसे प्रथम नहीं, इसे द्वितीय भाषा। प्रथम भाषा तो आपका भाषा अर्जन हो गया, जो अपने परिवार और समाज के साथ बोलते हैं, और दूसरा स्कूल में बोला जाता है, यह भाषा अधिगम। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब आगे देखिए भाषा अधिगम से, अब आगे भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य। अब इसके लिए संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। पहला तथ्य है, इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। जो भी भाषा बोलना है उसका नियम सीखा जाता है। और इसके बाद दूसरा, भाषा अधिगम और औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। तीसरा, भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। यह भाषा अधिगम जो है यह विद्यालय में ही प्रारंभ होता है। तीसरा, भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तीसरा, इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसमें व्याकरण की अति आवश्यकता होती है, बिना व्याकरण यह भाषा सीख नहीं सकता है। अब आगे भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियां आदि की भूमिका रहती है। इन सबों में शिक्षक की भूमिका, पाठ्यक्रम की भूमिका और पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियां आदि की भूमिका रहती है। तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे अधिगम के प्रकार। अब अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो देखिए भाषा अधिगम के प्रकार 4 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। तो ये 3 प्रकार हम लोग देखते हैं। भाषा अधिगम के प्रकार आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो जानते होंगे, भाषा अधिगम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक यानी कि क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। क्रियाओं का स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा, शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। यानी कि बच्चा जो होता है वह जो शाब्दिक या वाचिक अधिगम
यह सीखने के संकेतों पर, जैसे चित्रों के माध्यम से सीखता है, शब्दों के माध्यम से सीखता है, अंकों के माध्यम से यह सीखता है बच्चा। अब तीसरा, विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन, यानी कि समाज में जो जीवन जीता है, दिनचर्या का जीवन होता है, उसके अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखा जाता है। यह अधिगम यानी विचारात्मक अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग अब आगे बढ़िए। अब देखते हैं भाषा अधिगम एवं अर्जन। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों की विवेचना। अब विद्वान कैसे विचार करते हैं, ठीक है। अब देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार, पहला विद्वान है वाइगोत्स्की। इनके अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। अर्थात बच्चों की भाषा जो है यह समाज के साथ संपर्क का ही एक परिणाम है। बच्चा समाज के साथ संपर्क करता है तो यहाँ से भाषा सीखने की परिणाम आती है। दूसरा है हमारे मनोवैज्ञानिक विद्वान जीन पियाजे। इनके अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। तीसरा है नोम चोम्स्की। इनके अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की क्षमता जो होती है बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें भाषा सीखने की क्षमता होती है, उसमें व्यवस्था होती है और पहचानने की शक्ति होती है। ठीक है, अब आगे देखिए भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो पहला है अनुबंध के सिद्धांत। अनुबंध के सिद्धांत या इसी को बोलते हैं साहचर्य का सिद्धांत। अब देखिए यहाँ से शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का साहचर्य यानी कि संबंध स्थापित करके सीखते हैं। अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। यहाँ से हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये हमेशा पूछा जाता है शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, तो यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे मूर्त होती है। ठीक है, जैसे पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द व पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। वह जब पानी पानी बच्चा करता है तो उसको पानी दिया जाने के बाद बच्चा उसको सीख जाता है कि यह समझने लगता है। ठीक है, पानी है। ठीक है, अब आगे देखिए अनुकरण का सिद्धांत। बच्चा अनुकरण करके सीखता है। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार समाज आदि का अनुकरण यानी कि नकल करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज परिवार आदि पर निर्भर करता है। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे देखिए, अब आगे है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्वलन का सिद्धांत। इसको पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे देखने के लिए प्रेरित करती है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। बच्चा को सदैव सीखते रहने के लिए उसे अभिप्रेरित करना आवश्यक है। ठीक है, इसी को अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग आगे अब देखते हैं। आगे है आपके लिए क्रियाशीलता का सिद्धांत। आगे है क्रियाशीलता का सिद्धांत जो आप लोग देखेंगे। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है।
यह जो है सिद्धांत यह करके सीखने पर बल देता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है, किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद से बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अब उसके बाद है अगला, अभ्यास का सिद्धांत। किसी भी चीज को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो किसी भी चीज को ज्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाएंगे, उसे ज्यादा दिनों तक अपने मस्तिष्क में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आता है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। यानी कि भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का जो भाषा है विकास जल्दी हो जाता है। आगे अगला, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत, भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई भाषा यानी कि सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी। यानी कि सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराएगा या दोहराया जाए वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप लोग देख लिए, समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। आगे है क्या, अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अनुपात और क्रम का सिद्धांत आप लोग जानते हैं भाषा कौशल के चारों प्रारूपों श्रवण वाचन पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने का जोर देता है, यानी कि रखने पर जोर देता है। आप लोग को अगर कोई भी त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करने से क्या होगा, जो भी त्रुटियां होगी उसे हम अगले सेशन में सुधार करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। भाषा के अगला है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। तो आगे देखिए भाषा के कार्य, भाषा के कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला होता है अभिव्यक्ति का साधन। भाषा जो है अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्ति करने में सहायता करता है। अभिव्यक्ति करने में क्या करता है, सहायता करता है। अगला अगला है सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। अब देखिए भाषा क्या है, भाषा है क्या कि सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। अगर समाज में किसी से बातचीत करना है तो भाषा से ही बात करेंगे ना, क्या उसको इशारा से बात करेंगे समझेगा, बहुत कम समझेगा। ठीक है, तो सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, समझ गए। अब अगला, भाषा मानव विकास का मूल आधार है। मानव जो विकास कर रहा है उसका मूल आधार भाषा है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। अब अगला है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। अगर नया ज्ञान चाहिए, नया ज्ञान प्राप्त करना है तो भाषा बहुत ही आवश्यक है। चाहे वह कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, हिंदी भाषा हो, तो भारत की 22 में से कोई भी भाषा हो, आपको जरूरत आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे शिक्षा प्राप्ति में सहायक जो भाषा है उसके लिए समझते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए भाषा, बिना भाषा के आप उसको नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे
अब आगे है मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान। मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की वैसे सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ। श्रेष्ठ साहित्य का भी क्या हुआ? सृजन हुआ। ठीक है, विकास हुआ। अब देखिए आगे, भाषा विकास में सुनने की भूमिका। भाषा विकास में सुनने की भूमिका। आगे, बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है। यानी कि जो बोलते हुए सुनता है उसको अब सुनता है, उसके बाद क्या करता है? बच्चा बोलने की कोशिश करता है। अगला, सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो वह गलती ही बोलेगा और गलती हमेशा के लिए बोलते रहेगा। अगर किसी का बोली या बात सुनेगा तभी वह शब्दों को शुद्ध कर पाएगा। ठीक है, आगे, सुनने के माध्यम से ही एक बालक में शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। जिससे भाषा विकास में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। चलिए तो आगे देखते हैं फिर से। सुनने, अगला है, सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। अगला, सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। अगला, सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं, विचारों को जान पाता है। अगला है, सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल में विकास इत्यादि। अब आगे देखिए, भाषा विकास में बोलने की भूमिका। भाषा विकास में बोलने की क्या भूमिका होता है, इस पे हम लोग नजर डालेंगे। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। भाषा विकास में बोलने की जो भूमिका होती है, बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। हमारा जो विचार है, हमारे जो भावना है, उसको क्या करते हैं? बोलकर अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलने से क्या होता है? बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। आगे, बोलकर ही बच्चा कुशल भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। यानी कि जब बच्चा बोलेगा ही नहीं तो वो कुशल कैसे होगा भाषा में? बातचीत द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। बातचीत नहीं होगा तो सामाजिक संबंधों का निर्माण कैसे होगा? अब आगे देखिए, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। अब भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होता है, इसको हम लोग पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। पहला है, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है, विद्यार्थियों में भाषा की शुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना। तीसरा है इसमें, छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। और चौथा आगे, अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास होता है। आगे, भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। आगे देखिए, विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना। उसके बाद अगला, यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। आगे, भाषा छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। तो अब आगे देखिए,
व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। उसके बाद यह छात्रों को नद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। अगला, व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। आगे देखिए, व्याकरण विधियों को शुद्ध युक्ति, यानी कि यहाँ पे युक्ति होगा, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे व्याकरण की शिक्षण विधियां। अब व्याकरण को कैसे सीखा जाए इसको हम लोग देखेंगे। व्याकरण की शिक्षण विधियां क्या क्या होगी। आगमन विधि। आगमन विधि, इस विधि में अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। नियम बनाए जाते हैं, बिना नियम के नहीं सीखा जाता आगमन विधि। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है जो छात्रों को कर कर सीखने, यानी कि जो छात्रों को कर कर, यानी कि भाषा का जो विधि है आगमन विधि, वो स्वयं से करके सीखने पर जोर देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। अब आगे, इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। कुछ सूत्रों का पालन किया जाता है, वह है पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आप लोग समझ गए, आगमन विधि क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए निगमन विधि। अब निगमन विधि क्या है इसके बारे में समझते हैं। निगमन विधि, इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियम का ज्ञान दिया जाता है। पहले नियम का ज्ञान दिया जाता है, फिर उसे नियमों को उस उदाहरण, यानी कि नियमों को उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। जिसमें शिक्षक क्या करता है, सभी नियमों को पढ़ाता है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे अज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से, सॉरी यहाँ होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, और नहीं होगा यहाँ ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, नियम नहीं इसके जगह पे उदाहरण होगा। ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर सिखाया जाता है। अब अनुकरण करके, जानते हैं आप अनुकरण विधि, यानी कि नकल करके बच्चा सीखता है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, अब पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण, यानी कि नकल करके सीखना, पढ़ना व नवीन रचना, नया नया रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, यानी कि बोलते हैं, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। बच्चे अनुसरण करते हैं, फिर क्या करते हैं, अनुसरण करने के बाद वह बोलते हैं। अब व्याख्यान विधि, व्याख्या करके। ठीक है, व्याख्यान विधि समझते हैं। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य, विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है व्याख्यान विधि को। अब आगे भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षा, तो यह
ठीक है, यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।